हेलो एवरीवन, फिक्स टारगेट 2.0 परिवार की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अब लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। इसी क्रम में हम लोग आज के इस क्लास में मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स पेपर नंबर 8 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले आपको मैंने 6 क्लासेस प्रोवाइड कर दिया है पेपर नंबर 8 के लिए। क्लासेस यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में लिंक है, वहां से आप क्लासेस को जरूर देख लेना। आइए बात करते हैं आज 7वीं क्लास में, पेपर नंबर 8 के 7वीं क्लास में 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इसके साथ साथ एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। तो आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना, ठीक है। पूरे क्लास को बढ़िया से देखना ताकि आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो सके। और एक इंपोर्टेंट नोटिस आपके लिए, यदि आप ऑफलाइन क्लासेस हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ऑफलाइन का एड्रेस ये है, आप ऑफलाइन जरूर ज्वाइन कर सकते हैं यदि आप इसके नजदीक के हैं तो, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं आज की क्लास में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पर। इससे पहले मेरे भाई चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और अपने सभी फ्रेंड्स को यार एक बार शेयर कर दो, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सके और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। इससे पहले एक और जानकारी, स्टूडेंट्स का बहुत सारा कमेंट था मेरे भाई पीडीएफ को लेकर, ठीक है, कि आप सर पीडीएफ उपलब्ध नहीं करवा रहे हैं। तो देखिए थोड़ी सी टेक्निकल इशू है मेरे भाई, ठीक है, जिसके कारण पीडीएफ पूरी तरीके से बन नहीं पा रहा है। अगर आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को रोक रोक कर भी क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चंस का आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को जो है 2 से 3 दिन के अंदर जो है यह पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दिया जाए टेलीग्राम पर। चलिए विशेष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर बात करते हैं। आज सबसे पहला क्वेश्चंस क्या करना है, बिल्कुल नया नया क्वेश्चंस आज देखने को मिलेगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चंस कहता है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो कि बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आपको याद रखना है बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है भारतीय संविधान में, तो अनुच्छेद नंबर 24, क्या अनुच्छेद 24 में इसका वर्णन किया गया है। विशेष चलिए हम सभी ऑप्शंस का पोस्टमार्टम करेंगे। अनुच्छेद 17 में किसका वर्णन है, तो मेरे भाई अनुच्छेद 17 में जो है यह सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए छुआछूत की भावना, यानी कि कहने का मतलब अस्पृश्यता, क्या अस्पृश्यता का वर्णन जो है, अस्पृश्यता का अंत जो है यह कहां पर वर्णित किया गया है, अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करें तो मेरे भाई नोट करना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, क्या याद रखना, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहां पर वर्णित की गई है, अनुच्छेद नंबर 19 में। अगर बात करें अनुच्छेद नंबर 23 की, किसकी बात करें, अनुच्छेद नंबर 23 में, तो सबसे पहला तो नोट करना बाल श्रम पर प्रतिबंध, किस पर, बाल श्रम पर प्रतिबंध। और इसके बाद आपको नोट करना है मानव दुर्व्यापार का अंत, क्या कहते हैं, मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध, ठीक है, मानव दुर्व्यापार पर प्रतिबंध नोट कर लीजिएगा। इसके बाद चलेंगे अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा दूसरा नंबर क्वेश्चंस क्या कहता है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चंस कहता है भारतीय संविधान के भाग 3 में, किसमें, भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। सिंपली आपको पता है कि भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार का वर्णन है, किसका वर्णन है, मूल अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद अगर बात कर लिया जाए तो अनुच्छेद आपको याद रखना है 12 से 35, कितना, 12 से 35। तो देखिए यहां पर 12 में से 35 को माइनस करोगे तो 23 होता है, कितना होता है, 23, और एक 12 हो गया तो मतलब एक प्लस कर दो 24, यानी कि कुल मिलाकर 24 अनुच्छेद में, कितने अनुच्छेद में मेरे भाई, 24 अनुच्छेद में जो है कुल मिलाकर मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है, तो क्या कहते हैं, मूल मौलिक अधिकारों की संख्या है 7 थी, लेकिन वर्तमान में कितने हैं मेरे भाई, 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए विशेष बात करते हैं अगले क्वेश्चंस पर। देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चंस कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए, यानी कि मूल कर्तव्यों को जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। तो आपको याद रखना है 1976 में, 1976 ईस्वी में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाता है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत, तो आपको याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा जाता है। 42वां संविधान संशोधन कब होता है, तो 1976 में होता है। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, तो छोटा संविधान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, छोटा संविधान कहा जाता है। पिछली क्लासेस में ये आपको बताया था। और बताइए 42वें संविधान संशोधन को छोटा संविधान जो है यह किसके द्वारा कहा गया, फटाफट से आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। विशेष बात करेंगे क्या कहते हैं, मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है, तो मेरे भाई मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। नोट करना है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछी जा सकती है आपसे। आगे बढ़ेंगे, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, स्टार लगाइए, क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। और देखिए यहां पर जो आपको नोट कराऊंगा, यहां से एक ना एक क्वेश्चन आपके पेपर में पक्का आएगा। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जो जोड़ने का प्रावधान है, यह जो विचार है यह कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। कहां से लिया गया? सोवियत संघ से। इसके बाद देखिएगा, यदि मैं पूछ लूं कि भारतीय संविधान में फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया है, तो आपको याद रखना है संसदीय प्रणाली। क्या याद रखना है? संसदीय प्रणाली, जो कि कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया। सॉरी कहां से लिया गया? तो ब्रिटेन से लिया गया। ये कहां से? नोट कर लीजिएगा, ब्रिटेन से लिया गया है संसदीय प्रणाली। अगर मैं बात कर लूं फ्रांस से क्या लिया गया है, तो नोट कर लीजिएगा प्रस्तावना में गणतंत्र। क्या? प्रस्तावना में गणतंत्र कहां से लिया गया है? तो ये मेरे भाई लिया गया है फ्रांस से। और इसके बाद और भी नोट कीजिएगा, बहुत सारे और भी चीजें हैं, जैसे कैबिनेट प्रणाली जो है ये कहां से ली गई है? तो क्या कहते हैं? फ्रांस से ही लिया गया है। जैसे क्या कहते हैं, संसदीय विशेषाधिकार जो है ये कहां से लिया गया है? तो ये भी फ्रांस से ही लिया गया है। और अमेरिका की बात करें तो मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है? मौलिक अधिकार को जो है यह अमेरिका से लिया गया है। फिर यहीं पर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि क्या कहते हैं न्यायालय की व्यवस्था को कहां से लिया गया है, तो नोट करना, न्यायालय की व्यवस्था को जो है यह भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है? पांचवा क्वेश्चन से प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? स्टार लगाना, छपेगा, पक्का छपेगा ये क्वेश्चन। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आपको याद रखना है हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी। क्या? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। अगर यहां पर बात कर ले महालनोबिस मॉडल की, तो यह क्या कहते हैं, कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो सेकंड नंबर की जो पंचवर्षीय योजना थी यह महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इसके बाद देखिए गाडगिल मॉडल है, तो गाडगिल मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित थी? मेरे भाई थर्ड पंचवर्षीय योजना जो थी यह गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। चलिए आप हमको फटाफट से कमेंट करके बताना सेकंड पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी और थर्ड पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। आगे बढ़ेंगे, देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन कहता है बेरोजगारी का कारण क्या है? बेरोजगारी का कारण देखिए, ऑप्शंस देखिए, जनसंख्या वृद्धि तो निश्चित है कि यह बेरोजगारी का कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, यह भी बेरोजगारी का एक महत्वपूर्ण कारण में से एक है। इसके बाद निर्धनता भी बेरोजगारी का कारण है। और यानी कि यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा सातवां क्वेश्चन, स्टार लगाओ, छपने वाला क्वेश्चन है सर्वोदय योजना। देखना यहां पर दो चीजें आपको नोट कराने वाला हूं, एक तो सर्वोदय योजना, एक आपको नोट कराने वाला हूं सर्वोदय आंदोलन। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो पूछा गया है आपसे कि सर्वोदय योजना से संबंधित कौन है, तो नोट कर लेना जयप्रकाश नारायण जो है यह सर्वोदय योजना से संबंधित है। सर्वोदय योजना जो है यह कब बनाई जाती है? 1950 में बनाई जाती है। इसके बाद देखेंगे क्या कहते हैं, यदि आपसे पूछ लूं, ठीक है, यदि आपसे पूछ लूं कि सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है, सर्वोदय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो याद रखना सर्वोदय दिवस जो है, ठीक है, शहीद दिवस को ही सर्वोदय दिवस के रूप में जाना जाता है। शहीद दिवस कब मनाई जाती है? तो मेरे भाई 30 जनवरी को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाई जाती है। और इसी शहीद दिवस को सर्वोदय दिवस के रूप में माना जाता है, जाना जाता है। इसलिए याद रखना सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को मनाया जाता है। फिर नोट करना, यहां पर मैं आपको जो अभी नोट कराने वाला हूं वो क्या है? सर्वोदय आंदोलन। ठीक है, सर्वोदय आंदोलन से कौन संबंधित है? सर्वोदय आंदोलन से याद रखना, सर्वोदय आंदोलन से आपके कौन संबंधित है? तो महात्मा गांधी संबंधित है। चलिए बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन क्या कहता है? आठवां क्वेश्चन से अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस सबसे पहले किस देश में मनाया गया था? स्टार लगाना क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है, नोट करते जाना। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है सबसे पहले रूस में मनाया गया था। कब मनाया गया था? तो आपको याद रखना है 1913 ईस्वी में। कितने ईस्वी में? 1913 ईस्वी में सबसे पहले रूस में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया, जो कि कब मनाया गया था? फरवरी माह में मनाया गया था। कब मनाया गया था? फरवरी माह में मनाया गया था। लेकिन देखिए इसे अभी कब मनाया जाता है? हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। क्यों 8 मार्च को मनाया जाता है? तो क्या कहते हैं, इसी दिन 1913 के ही दिन फैसला लिया गया था कि यह जो दिवस है यह हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 8 मार्च को मनाया जाएगा। और इसके बाद चलिए मैं आपसे पूछ लूं, यदि कि क्या कहते हैं यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है पहली बार अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो नोट करना 1975 ईस्वी में। कब मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है पहली बार 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है आसियान का संस्थापक राष्ट्र कौन सा है? तो आसियान, देखिए यहां पर नोट कीजिएगा, आसियान का संस्थापक राज्य तो एक इंडोनेशिया तो है ही, इसके बाद मलेशिया भी है, फिलीपींस भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी जो है, यानी कि ये तीनों जो हैं यह आसियान के संस्थापक राष्ट्र हैं। इसके बाद और भी नोट कीजिएगा, संस्थापक राष्ट्र में 2 और राष्ट्र का नाम नोट कर लीजिए। एक है आपका सिंगापुर, क्या है? एक है आपका सिंगापुर और एक है आपका थाईलैंड। ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? तो आसियान का संस्थापक राष्ट्र
राष्ट्र है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि आसियान के अंतर्गत कितने देश हैं, तो आपको याद रखना है 10 देश। कौन कौन से देश हैं, तो आपके ये देखिए 5 देश तो ये हो गए, और 5 और देश का नाम नोट करना, ठीक है। 5 और देश जैसे कि क्या है, ब्रेनई, ठीक है, नोट करिए ब्रेनई, इसके बाद वियतनाम, इसके बाद नोट करना कंबोडिया, ठीक है, कंबोडिया, इसके बाद नोट करना लाओस, क्या याद कर रखना है, लाओस, और इसके बाद आपको याद रखना है म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। तो ये 5 अतिरिक्त देश हैं जो कि अभी किसके अंतर्गत, तो आसियान के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई। 10वां क्वेश्चन कहता है 1917 के आपातकाल के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल या फिर जाकिर हुसैन, इंदिरा गांधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नोट कीजिएगा, यह जो 1975 में आपातकाल लागू की गई थी या किसके द्वारा, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा लागू किया गया था। यानी कि इस समय क्या कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। इसके बाद चलिए आप हमको कमेंट करके बताना कि सबसे पहली बार भारत में आपातकाल कब लागू किया गया था। मैंने आपको पहली या दूसरी क्लास में ही बताया था शायद ये क्वेश्चंस कि सबसे पहली बार जो है भारत में आपातकाल कब लागू किया गया। आइए बढ़ते हैं अब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखते हैं। देखिएगा एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आज आपके सामने डिस्कस करूंगा। वो क्वेश्चंस क्या है, भारत में देशी रियासतों के एकीकरण पर निबंध लिखिए। ये जो क्वेश्चंस है मेरे भाई 2019 में और 2021 में पूछा गया है, इसलिए 23 में निश्चित पूछी जा सकती है। आपको निश्चित ही इसे प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिए यहां पर समझने का कोशिश करना, भारत में यदि देशी रियासत की बात कर लिया जाए तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले जो है भारत 562 छोटे छोटे रियासतों में बटा हुआ था। लेकिन देखिए क्या है, जब किसी एक चीज को, जैसे कोई फैमिली है, ठीक है, कोई फैमिली है, अगर इस फैमिली को अलग अलग विभाजित कर दिया जाए तो क्या होगा, हर फैमिली में मजबूतियों की कमी आ जाएगी। लेकिन इसी को एक साथ कंजुगेट कर दिया जाए, यानी कि एक साथ मिला दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, एक सम्मिलित मजबूती यहां प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक बात है कि भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो है भारत की एकता को मजबूत बनाने के लिए क्या जरूरी था, तो इसके रियासतों को क्या करना था, एक करना क्या कहते हैं जरूरी था। अब इसको एक करने का जो कार्य था वह किसको सौंपा जाता है, तो मेरे भाई याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल को देशी रियासतों को एकीकरण करने का कार्यभार सौंपा जाता है। आइए बात करते हैं देशी रियासतों का एकीकरण जो है यह किस प्रकार से होता है। तो इस तरीके से आपको पॉइंट बाय पॉइंट बनाकर लिखने हैं। सन 23 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना के से स्पष्ट हो जाता है कि ब्रिटिश सत्ता समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, और रियासतों को अधिकार होगा कि वे पाकिस्तान अथवा भारत किसी भी में सम्मिलित हो सकती है। ऐसा क्या, तो माउंटबेटन योजना के तहत स्पष्ट हुआ, ठीक है। इसके बाद नोट करिएगा कि राष्ट्रीय अस्थायी सरकार 27 जून 1947 को सरदार पटेल को नवगठित रियासत विभाग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था। और इसका मुख्य सहायक सचिव जो है यह किसको बनाया, तो बीपी मेनन को बनाया, ठीक है। इसके बाद देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे यह 5 जुलाई 1947 को, कब, 5 जुलाई 1947 को देशी नरेशों से, ठीक है, देशी नरेशों से अपील करता है कि वे अपनी विदेशी नीति, यातायात एवं सुरक्षा संबंधी विषय भारत सरकार को सौंप दे। इस अपील का समर्थन लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा भी किया जाता है। इसके बाद देखिएगा आगे लिखना है आपको कि भारत में छोटी बड़ी लगभग 562 देशी रियासतें थी, जिसमें भारत की कुल जनसंख्या का 1/3 जो है जनता निवास करती थी। इसमें सबसे बड़ी रियासत हैदराबाद रियासत थी, और जबकि सबसे छोटा रियासत कौन था, बिलवाड़ी था। याद रखना, पूछी जा सकती है, क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी रियासत तो आपको याद रखना हैदराबाद, और सबसे छोटी रियासत कौन थी, तो बिलवाड़ी थी। आगे देखेंगे अगला नंबर पॉइंट्स आपको क्या लिखना है। 1941 ईस्वी के आंकड़े के अनुसार यदि बात करें तो देशी रियासतों के अधीन जो है कुल 7,12,508 वर्ग मील का क्षेत्रफल था, जो लगभग 7 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। जिसमें मैं यदि बात करूं कि माउंटबेटन के अनुसार जो घोषणा की जाती है, उस घोषणा के तहत देशी रियासतों को यह विकल्प दिया जाता है कि भारत और पाकिस्तान में से किसी एक का चुनाव करें, ठीक है। ये इसी घोषणा पत्र में यह बताया जाता है कि आप चाहे तो आप भारत का चुनाव कर सकते हो, चाहे तो आप क्या कर सकते हो, तो पाकिस्तान का चुनाव कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि भारत पाकिस्तान के विभाजन का सिलसिला चल रहा था। इसके बाद देखिए भारत की आजादी के समय जो है पांडिचेरी, कराईकल, और इसके बाद यानम, और इसके बाद चंद्रनगर, और इसके बाद माहे में फ्रांसीसी बस्तियां रह रही थी। फिर देखिएगा आगे पांडिचेरी, क्या कहते हैं, कराईकल और माहे की जनता ने अक्टूबर 1954 को भारत में विलय का निर्णय लिया। यानी कि यहां की जनताओं ने सोच लिया कि अब हमें कहां रहना है, तो भारत में ही रहना है, ठीक है। चलिए आगे लिखना है आपको। जबकि क्या कहते हैं, चंद्रनगर क्षेत्र में
जून 1949 में हुई जनमत संग्रह में भारत के पक्ष में मत दिया गया और उसके बाद मई 1950 में उसका प्रशासन भारत ने अपने अधिकार में ले लिया। यानी कि 1950 में जो है चंद्रनगर भी कहां आ गया, तो भारत में ही शामिल हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा आगे, भारत और फ्रांस के बीच मई 1956 में एक संधि होती है और जिसके अनुसार सभी फ्रांसीसी क्षेत्रों पर भारत का अधिकार मान लिया गया। इसके बाद आगे देखेंगे क्या है, तो आगे लिखना है आपको 1 जुलाई 1963 को पांडिचेरी, कराईकल, माहे और यानम से भी क्या होती है, तो केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के रूप में प्रशासित किया जाता है। और इसके बाद 1954 तक दादर और नागर हवेली जो है यह पुर्तगालियों का अधिकार था, जिससे जनता द्वारा मुक्त करा लिया गया। तत्पश्चात 1954-1961 द्वारा क्या होता है, तो दादर और नागर हवेली लगभग स्वतंत्र भारत में क्या करते हैं, स्वतंत्र रूप से काम करता है, जिसे दादर और नागर हवेली प्रशासन के द्वारा चलाया गया। इस तरीके से मेरे भाई आपको क्या करना है, तो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लेना है। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया जाता है। ये सभी क्या है, तो देसी रियासत के अंतर्गत आते हैं। हैदराबाद, इसके बाद क्या कहते हैं, जूनागढ़ और कश्मीर को छोड़कर से सभी देसी राज्य विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में विलय होने के लिए तैयार हो जाता है। और 3 राजबारों के विलय की मुख्य समस्या थी। इन्हीं 3 राजबारों के विलय की जो थी या मुख्य समस्याएं थी। इस तरीके से आपको क्या करना है, इन प्रश्नों का आंसर लिखना है। उम्मीद करता हूं आपको मेरे भाई ये क्लासेस हेल्पफुल लगी हो। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो, चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लेना। क्लासेस को लाइक नहीं किया हो तो लाइक करके अपने सभी फ्रेंड्स के पास इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। इसके बाद फिर हम लोग मिलेंगे एक आखिरी क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।